हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग हिंदी वाले पीडीएफ के साथ जो है स्टार्ट करेंगे। बताऊंगा ऐसा क्यों किया हूँ, ठीक है। लेकिन पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा तक, और जाना था कि कैसे कैसे जो है इन्होंने सारे आंदोलनों को संचालित किया। अल्लूरी सीताराम राजू सुर्खियों में क्यों है, सबसे पहला पॉइंट ये देख लेते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में अल्लूरी सीताराम राजू की 150वीं जयंती मनाई गई है और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कहाँ मनाई गई है? तो हैदराबाद, और ये वर्ष भर चलेगी, ये जो उत्सव के रूप में शुभारंभ किया गया है। इनका जन्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इतना याद रखेंगे कि मोगल्लू गांव में हुआ था और आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका पहले फोटो देख लीजिए, तो ये है अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत की आज़ादी में योगदान ये था कि महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि जो असहयोग आंदोलन था उस समय काफ़ी प्रभावित हुए। इन्होंने आदिवासियों से ये कहा कि स्थानीय पंचायती अदालतों में न्याय पाने और औपनिवेशिक अदालतों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। कहा कि अगर न्याय पाना है तो आप अपने स्थानीय पंचायत अदालतों पर विश्वास करिए। उन्होंने खादी पहनने और मद्यपान का त्याग करने के लिए भी प्रेरित किया था। रंपा विद्रोह के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रंपा विद्रोह 1922 के आसपास हुआ है ये। इसे मन्यम विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो एक ये पॉइंट आपको मिलता है कि रंपा विद्रोह को ही मन्यम विद्रोह कहते हैं, तो नोट डाउन करेंगे, मन्यम रिवोल्ट, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वन क्षेत्र, यानी कि ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वन क्षेत्र यानी आपके जंगली इलाके में ये चीज़ हुई है। स्थानीय लोग मन्यम विराडू किसको कहते हैं? तो इन्हें ही मन्यम विराडू के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है जंगल का नायक। तो अल्लूरी सीताराम राजू को मन्यम विराडू भी कहा जाता है। अल्लूरी सीताराम राजू ने 1922 ईस्वी में जो अंग्रेज थे उनका जो अत्याचारी शासन था उसके खिलाफ एक आंदोलन कर दिया, और ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे 1920 के आसपास में। गुरिल्ला वॉरफेयर ये होता है कि आपने किसी पर अटैक किया और फिर उसके बाद फिर से छुप गए, यानी कि छुप के अटैक करना और फिर छुप जाना, ठीक है। आधुनिक हथियार प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया तरीका है कि पुलिस स्टेशन में जो है बहुत सारे हथियार रहते हैं, तो जाओ वहाँ पर हमला करो और वहाँ से ही सीधे हथियारों को छीन लो। इसी तरह का एक हमला इन्होंने किया विशाखापत्तनम के चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन पर। तो ये भी एक ठीक ठाक पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो शहीद हो गए 1924 मई में। रंपा विद्रोह ने उड़ीसा के आदिवासियों को आगे भी संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। फलतः उन्होंने क्या किया कि जो वन कानून का उल्लंघन करने के साथ साथ जो लगान था उसको ना चुकाने को लेकर के भी संघर्ष शुरू कर दिया। पहला तो वन कानून नहीं मान रहे थे, वन कानून उल्लंघन, और दूसरा कर चुकाने से मनाही, ठीक है। इन्होंने बम बनाना भी सीखा था जब ये कलकत्ता के गुप्त संगठन के सदस्य रहे थे। रंपा विद्रोह के पीछे जो है बहुत सारे कारक हैं, जिनमें से कि एक दो कारक जो इंपॉर्टेंट हमें लगते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे कि रंपा और गुडेम पहाड़ियों से आदिवासी आबादी के अधिकारों को छीनना। 1882 के आसपास में क्या हुआ कि मद्रास वन अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। इसमें ये किया गया कि आदिवासी समुदाय जो हैं उनके मुक्त आवागमन और लघु वन उपजों के संग्रह को प्रतिबंधित कर दिया गया। पहला तो आदिवासी समूहों के जो भी समुदाय था उनका फ्रीली जो वो आवागमन करते थे, आते जाते थे, जो ट्रांसपोर्टेशन टाइप का उनका काम था, वो पहली चीज़ बंद कर दी गई। और दूसरा जो छोटे वन होते थे ना, वहाँ से उपज को जो लोग रख लेते, स्टोर करते थे, वो काम बंद करा दिया गया। बेसिकली किया क्यों गया कि जब छोटे वनों में बंद कराएंगे तो छोटे वनों को काटने का मौका मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का, और उनको हम लोग डिवास्टेट कर सकते हैं वहाँ से। फिर एक प्रणाली चलती है, कृषि प्रणाली, जिसका नाम है पोडू प्रणाली। पोडू प्रणाली को कर्तन एवं दहन यानी कि स्लश एंड बर्न, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं आपका स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हिंदी में इसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है। झूम कृषि का नाम आपने सुना होगा, उसी को पोडू कृषि प्रणाली भी कहते हैं। आदिवासियों का शोषण भी ये लोग करने लगे। जैसे इसमें 3 टाइप के मजदूर होते थे, अवैतनिक होते थे, ऋण बंधुआ होते थे, तो उनको वेट्टी श्रमिक कहा जाता था अवैतनिक को, और गोथी श्रमिक कहा जाता था ऋण बंधुआ को। फिर आता है गांव का मुखिया, जिसको मुख्तदार कहते थे, उनकी भी शक्तियों को कम कर दिया। तो कुल मिलाकर के जो है रोष बहुत ज़्यादा था, और इस रोष के खिलाफ जो है आंदोलन हुए, और यही रंपा विद्रोह के रूप में परिणित हो गया। फिर
काजी नजरुल इस्लाम के बारे में कुछ बातें जाननी है। ये एक पोइट थे, तो पहले देख लीजिए फोटो काजी नजरुल इस्लाम का। ठीक है, तो काजी नसरुल इस्लाम जो है न्यूज़ में इसलिए है कि पिप्पा नाम से एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है। फिल्म का नाम याद रखेंगे, पिप्पा नाम से एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है। इसमें काजी नजरुल इस्लाम के 1922 के ब्रिटिश विरोधी गीत करार ओई लोहो कोपाट, यानी कि जेल की लोहे की सलाखें, याद रखेंगे इसको, करार ओई लोहो कोपाट को एक नए रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस नए रूप में जो गीत की लय और धुन है उसमें बदलाव कर दिया गया है, जिससे बांग्लादेश में व्यापक स्तर पर आलोचना की जा रही है। ठीक है, फिल्म का नाम पहली चीज नोट डाउन कर लेंगे, पिप्पा। पिप्पा में किसके गीत हैं? तो काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम के गीत हैं। क्या नाम है? करार ओई लोहो कपाट। ठीक है, अब बाकी देखते हैं इनके बारे में। तो आरंभिक जीवन में क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल के बर्धमान, जिसको बर्धमान कहते हैं, उसके चुरुलिया, ये सारी थी बेसिक बातें। फिर देखिए ये जो है ना, एक सैनिक के रूप में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी शामिल हुए थे। इन्हें विद्रोही कभी कहा जाता था। इन्होंने क्या किया कि जो भी दास्ता थी, घृणा इत्यादि चीज़ों या उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, जिन्हें नजरुल गीति के नाम से जाना जाता है। नजरुल ने अपना पहला लेख 1919 में द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डेलिक्वेंट या सौगात शीर्षक से प्रकाशित किया। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी बुक है जिन्होंने रचनाएं हैं जिन्होंने की हैं। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है प्रलय शिखा, इसको नोट डाउन करेंगे। 1930 में इनकी एक बुक है प्रलय शिखा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और राजद्रोह का आरोप लगाकर इनको जेल में सजा भी दे दी गई थी। फिर गांधी इरविन समझौता जब हो गया 1931 में, 1931 में, तो जब उस पर हस्ताक्षर हुआ तो बाद में इनको जेल से रिहा कर दिया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में भी उनकी बहुत सारी भूमिका थी, जैसे श्रमिक प्रजा स्वराज दल का गठन किया था। उसके साथ साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़े थे और खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन में अपनी रचनाओं के माध्यम से एक सक्रिय भूमिका निभाते थे। बात की जाए हिंदू मुस्लिम एकता की, तो 1926 में कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे के दौरान भी इन्होंने एकता बनाए रखने की अपील की थी। पुरस्कार भी इन्हें मिला है, जैसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1960 में। बांग्लादेश ने उन्हें राष्ट्र कवि और एकुशे पदक भी दिया है। एकुशे पदक जो है बांग्लादेश का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार। राजा रवि वर्मा के बारे में बात करते हैं, तो राजा रवि वर्मा की 175वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है। लिथोग्राफी के प्रस्तावक थे। ठीक है, और मतलब एक सपाट पत्थर या धातु की प्लेट पर चित्र करने की कला जो है उसको लिथोग्राफी कहा जाता है। आप देख सकते हैं राजा रवि वर्मा की फोटो है ये। ठीक है, फिर बहुत सारी पौराणिक कथाओं की अंतर्दृष्टि टाइप की, जैसे जो भी चित्र बनाते थे उसमें कुछ जो एंशियंट टाइम्स के पौराणिक कथाएं होती थी, स्टोरी होती थी, उसको भी दिखाते थे, जिसमें से कुछ विख्यात है, जैसे दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग दिखाया उन्होंने, नल और दमयंती का, और भगवान श्री राम की वरुण देव पर विजय इत्यादि दिखाया है। वे सामान्य जन कलाकार समझे जाते थे, मतलब कि वो क्या करते थे कि अपनी पेंटिंग्स जो है ये उसकी सस्ती प्रतियां जनता को उपलब्ध कराते थे। आधुनिक भारत में कला का जनक कहा जाता है इनको, आधुनिक भारतीय कला का जनक। ठीक है, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। फिर इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, राजा की उपाधि, जैसे राजा की उपाधि इनको कौन प्रदान किया था, तो लॉर्ड कर्जन प्रदान किया था। फिर आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि राजा राम मोहन राय इनको राजा की उपाधि कौन दिया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। फिर बहुत सारी इनकी चित्रकारी है, पोर्ट्रेट पर आधारित संकलन इत्यादि। ठीक है, कैसरे हिंद स्वर्ण पदक उनको 1904 में मिला था और केरल सरकार ने उनके नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा भी की थी। इसके अलावा कुछ सुर्खियों में रहे अन्य व्यक्तियों को देख लेते हैं, जैसे श्रीमंत शंकरदेव असम के हैं और वैष्णव संत थे, धार्मिक सामाजिक सुधारक भी ये थे। ठीक है, कब जन्म हुआ था ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। वैष्णववाद के रूप में एक शरण हरिनाम धर्म, इसका प्रचार किया इन्होंने, एक शरण हरिनाम धर्म का प्रचार किया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ के थे, तो असम के हैं, वैष्णव संत हैं श्रीमंत शंकरदेव। ठीक है, श्रीमंत शंकरदेव ये पूरी तरह से एकेश्वरवादी यानी कि मोनोथीस्ट में बिलीव करते हैं। मोनोथीस्ट मतलब एक ही भगवान को मानना। ठीक है,
फिर आता है काव्य रचना में, तो 2-3 काव्य रचना है, जैसे कुरुक्षेत्र यात्रा, हरिश्चंद्र उपाख्यान और कीर्तन घोष। चाहेंगे तो नोट कर लेंगे, ठीक है, चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने कई एकाकी नाटक की भी शुरुआत की थी, मतलब एक व्यक्ति इसमें नाटक करता है। इसमें अंकिया नाट, बोर गीत, भावना इत्यादि चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने नाम घरों की स्थापना की प्रथा शुरू की। ये सस्वर पाठ और प्रार्थना घर होते हैं। नाम घर क्या होते हैं? सस्वर पाठ और प्रार्थना घर होते हैं। कौन शुरू किया था? तो श्रीमंत शंकरदेव। तो नाम घर जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अहिल्याबाई होलकर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है अहिल्याबाई होलकर। तो ये अहिल्याबाई होलकर जो है, महाराष्ट्र सरकार ने एक अभी डिसीज़न लिया है, अहमदनगर जिला जो है उसको अहिल्या नगर करने के लिए, इसलिए न्यूज़ में आ गया है। ये मालवा प्रांत की रानी थी और भरतपुर के राजा कुंभेर की लड़ाई में अपने पति खांडवराव की मृत्यु के बाद मालवा पर अधिकार कर लेते हैं, मतलब इन्होंने अधिकार कर लिया, ठीक है, भरतपुर के राजा के खिलाफ। प्रमुख विशेषताओं में अगर उनका देखा जाए तो इनके शासनकाल में एक महेश्वर शहर का साहित्यिक औद्योगिक केंद्र बन गया था वो, ठीक है। इन्होंने काशी विश्वनाथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा, काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, ओंकारपुरी सहित अन्य कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका काशी विश्वनाथ। ये पॉइंट जो है यूपी पीसीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कराया। नेक्स्ट आता है श्री नारायण गुरु। नारायण गुरु की फ़ोटो यहाँ पर दी हुई है। अभी अभी जो है इनकी जयंती थी तो प्रधानमंत्री ने इनको श्रद्धांजलि दी, ठीक है। तो पहला पॉइंट वही है कि प्रधानमंत्री ने नारायण गुरु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ये एक समाज सुधारक थे और हिंदू संत थे, ठीक है, और एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का विचार प्रस्तुत किया था इन्होंने। बहुत सारा काम है जिसमें इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था कि अरबीपुरम आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये चीज़ याद रखेंगे, अरबीपुरम आंदोलन के लिए नारायण गुरु को जाना जाता है, ठीक है, नारायण गुरु को जाना जाता है। और ये चीज़ है वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड, यह ईश्वर, ये इनका नारा था। इसके अलावा वाइकोम सत्याग्रह जो 1924-25 में हुआ था, इन्होंने त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश के लिए जो है वाइकोम सत्याग्रह को समर्थन किया था, ठीक है। प्रमुख रचनाएं इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। दैव दशकम है और अनुकंपा दशकम है, ठीक है। फिर आते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर सुना होगा पॉलिटी पढ़ते समय, जब भी आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे होंगे, शास्त्र सॉरी, तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर राज व्यवस्था पढ़ रहे होंगे तो भी इनका नाम सुना होगा, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? पहले तो ये है कि अभी न्यूज़ में इसलिए है कि पटना में जो है सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती पर एक प्रतिमा का अनावरण हुआ है। किसने किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जो है, सबसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में बात ये है कि संविधानवादी राष्ट्रवादी थे ये, ठीक है, और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। हुआ क्या कि जब संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष की बात होने लगी तो इनको जो है एक अनौपचारिक अध्यक्ष के रूप में इनको जो है विराजमान किया गया। उसके बाद में औपचारिक रूप से आपका जो राजेंद्र प्रसाद है उनको बैठा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले अंतरिम अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने सच्चिदानंद सिन्हा। मुख्य पुस्तकें क्या थी? इकबाल, द पोएट एंड हिज मैसेज, कश्मीर, द प्लेग्राउंड ऑफ एशिया, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और न्यूज़ में मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार और उड़ीसा प्रांत का जो गठन हुआ उसमें भी सच्चिदानंद सिन्हा की काफ़ी बड़ी भूमिका थी, ठीक है। और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत उस समय बिहार आता था, तो आरा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर आते हैं सहजानंद सरस्वती। तो शायद आपने सहजानंद सरस्वती का नाम जब भी किसान आंदोलन, कृषक आंदोलन आया है तो इनका जो है नाम जरूर सुना होगा। गाजीपुर में जन्मे थे ये, और 1936 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था उसमें अंबिका चरण मजूमदार थे। तो इस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन इन्होंने किया और यही खुद भी प्रथम अध्यक्ष बने, ठीक है। और बकास्त भूमि में काश्तकारों को बेदखल करने के लिए बकास्त आंदोलन जब बिहार में चला तो इन्होंने ही उसको शुरू किया था। इसके अलावा बिहार टेनेंसी एक्ट और बकास्त लैंड टैक्स जो है इनके ही स्ट्रगल या संघर्ष का परिणाम है, ठीक। तो तीन चीज़ें इनके बारे में इंपॉर्टेंट थी। पहला तो कि कहाँ जन्मे, ये ठीक है, एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग को पता चल गई है कि गाजीपुर में जन्मे थे। इसके अलावा लखनऊ 1936 में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, उसके प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे। और बिहार में जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि से काश्तकारों को बेदखल करने के लिए जो एक बकास्त आंदोलन चल रहा था, मतलब
करने के खिलाफ चल रहा था। तो बर्खास्त आंदोलन भी इन्होंने शुरू किया था और बिहार टेनेंसी और बर्खास्त लैंड टैक्स जो है इन्हीं के उसमें क्या बोलते हैं कि संघर्षों का परिणाम था। फिर आती हैं मालती मेम उर्फ मंगरी ओरंग। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है असम साइड की होंगी, ठीक है। तो ओरंग लगा हुआ है इनके नाम में। असम की पहली महिला शहीदों में से एक थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की कोई बात आती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे मालती मेम, ठीक है, या मंगरी ओरंग, ठीक है, ओरंग। दोनों नाम याद रखेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे इसको। कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाए, तो देखो जैसे जितना मैं लिखा हूँ उतना लिख लेना है। अब ये चीज़ लिखनी है कि असम की पहली महिला शहीदों में से एक, तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना है। फिर काम क्या किया था, तो ऐसे ही इसमें फिर ऐसे एरो डाल के नीचे लिखेंगे कि असम के चाय बागानों में अफीम विरोधी अभियान की शुरुआत। आप लिख सकते हैं कि चाय बागानों में अफीम विरोधी अभियान की अग्रणी सदस्यों में से एक हैं ये, ठीक है। और यानी कि विदेशी शराब और अफीम के खिलाफ जो है इनकी लड़ाई थी। फिर आती हैं, ये इतने में नोट्स बन गया, इसमें मतलब 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपने लिख लिया बस। फिर आती हैं रुक्मिणी लक्ष्मीपति। रुक्मिणी लक्ष्मीपति जो है ये भी स्वतंत्रता सेनानी है और समाज सुधारिका है, ठीक है। फोटो आप देख सकते हैं इनका। महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी और सरोजिनी नायडू से काफ़ी प्रभावित थी। ये मद्रास प्रेसिडेंसी में वेदारण्यम में सविनय अवज्ञा नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी के वेदारण्यम में सविनय अवज्ञा यानी नमक सत्याग्रह में इन्होंने हिस्सा लिया था। ये पहली महिला थी जिन्हें नमक सत्याग्रह के दौरान कैद किया गया। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पहली महिला थी जिनको आपका नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनका नाम था रुक्मिणी लक्ष्मीपति। फिर मद्रास विधान परिषद के लिए इनको चुना गया और विधानसभा के सदस्य बनने वाली भी पहली महिला बन गई थी। अब नेक्स्ट आता है अशफाक उल्ला खां। तो आपको पता है कि प्राणी उद्यान है एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में, जिसका नाम अशफाक उल्ला खान के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, और सक्रिय रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जो था उसका इन्होंने विरोध किया, उसके खिलाफ संघर्ष भी किया। 1924 में जो HRA की स्थापना हुई थी उसमें स्थापना में इन्होंने मदद की थी और इनका जो उद्देश्य था या इस संगठन का ही उद्देश्य था कि सशस्त्र क्रांति के जरिए स्वतंत्रता की प्राप्ति की जाएगी, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने देखा था कि कांग्रेस को बहुत टाइम से वो लोग केवल बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहते थे, जिसका इन लोगों को लगता था कि इससे काम नहीं बनेगा, तो विरोध करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सन्याल, सचिन नाथ बख्शी, ठीक है, ये सब भी HRA के जो है मुख्य सदस्य थे। HRA क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ओके। ये कवि भी थे, लिखते भी थे अशफाक उल्ला खां, और 2 उपनाम से शायरी लिखते थे, वारसी और हसरत। नोट डाउन करेंगे, वारसी और हसरत, इन दोनों उपनाम से शायरी, ठीक है, लिखते थे, ओके। काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे और इनको फांसी की सज़ा हुई। आपका क्वेश्चन ये है आज का अशफाक उल्ला खां के ऊपर कि जो इनको फांसी की सज़ा हुई वो किस जेल में हुई, किस जेल में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि किस जेल में हुई। अब जो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अगले लेक्चर में मैं उनके कमेंट को जो है पब्लिकली पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट आता है श्री रामलिंगा स्वामीगल, ठीक है। तो इनके बारे में एक बात जान लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं रामलिंगा स्वामीगल को, ठीक है। छोटे से लग रहे हैं, काफ़ी बुद्धिमान, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया कि रामलिंगा स्वामीगल की 200वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें वेल्लार या रामलिंगा अडिगल भी कहा जाता था। तमिल संत थे ये, जिन्हें ज्ञान सिद्धार्थ कहा जाता था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जाति प्रथा के उन्मूलन का प्रयास इन्होंने किया था, किसकी अवधारणा के माध्यम से? तो शुद्ध सन्मार्ग संगम। तो इनके नीचे लिख देंगे, जैसे ऐसे लिखेंगे, रामलिंगा स्वामी, ठीक है, 200वीं जयंती, ठीक है। कौन? तो यहाँ पर PM लिख दीजिए, प्रधानमंत्री, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऐसे लिखेंगे कि तमिल संत, ठीक है। तीसरा पॉइंट ऐसे लिखेंगे, जाति प्रथा उन्मूलन हेतु शुद्ध सन्मार्ग अवधारणा, ठीक है। इतना आप इनके बारे में लिख देंगे तो काम हो जाएगा श्री रामलिंगा स्वामीगल का,
ठीक है, चलिए अब आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है पुरस्कार साहित्य का जो नोबेल मिला है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं, तो ये भी टॉपिक आज ख़त्म हो जाएगा। सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि नॉर्वे के एक लेखक हैं जिनका नाम है जॉन फॉसे। ठीक है, नाम याद रख लेंगे, जॉन फॉसे। ठीक है, जॉन फॉसे को जो है अभी अभी नोबेल प्राइज़ मिला 2023 में, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो नॉर्वे के रहने वाले हैं। ठीक, किसके लिए मिला? तो बहुत सारे नाटक और गद्य रचनाएं, यानी कि कई सारी रचनाएं इन्होंने की है, और उन लोगों के लिए अपनी आवाज़ दी है जो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, तो देखिए भारत की ओर से सबसे पहला जो नोबेल मिला वो मिला है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, सीवी रमन को उसके बाद 1930 में मिला। तो भारत की ओर से सबसे पहला नोबेल साहित्य में ही मिला है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, दूसरा नोबेल मैंने बता दिया आपको कि सीवी रमन को मिला है, रमन प्रभाव जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रकाश के प्रकीर्णन पर शोध के लिए इनको मिला है सीवी रमन। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल मिला था 1968 में, अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड, इसको इन्होंने बताया था, प्रोटीन संश्लेषण में किस तरह से पार्ट करता है। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल मिला था, काफ़ी वर्क करती थी जो है भारत में, समाज सेवी थी एक तरह की, 1979 में मिला था इनको। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था भौतिकी का नोबेल, इन्होंने तारों की संरचना और विकास में भौतिकी क्रियाओं को महत्वपूर्ण बताया था, 83 में इनको मिला था। अमर्त्य सेन को मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था इनको 1998 में। उसके बाद आते हैं वेंकटरमन रामकृष्णन, रसायन विज्ञान में इनको राइबोसोम की संरचना के लिए मिला था। कैलाश सत्यार्थी को अभी मिला है शांति का पुरस्कार, आपको पता होगा 2014 में, जो भी बच्चे और युवा के शोषण के खिलाफ सभी बच्चों के अधिकार के लिए जो है ये लड़े थे, पहचानते भी होंगे आप, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को साथ में मिला था। फिर आते हैं अभिजीत बनर्जी, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला इनको 2019 के लिए, दुनिया भर में गरीबी दूर करने के लिए एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अपनाने के लिए जो है। ठीक है, अब बात करता है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से 5 भारतीय नागरिक हैं, जबकि 4 भारतीय मूल के हैं। ठीक, भारतीय मूल का मतलब ये होता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब उनके मम्मी पापा में से कोई एक या दादा दादी में से कोई एक जो है भारत का रहा होगा। ठीक, अब आते हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि जो फासे थे, जॉन फासे, इनको सम्मान नॉर्वे की नोएस्क भाषा में दिया गया है, नाइनोस्क भाषा में जो कृति थी उनकी, उसी में लिखी हुई है। ठीक है, फिर कहता है कि इन कृतियों में कई नाटक, उपन्यास, कविता संग्रह इत्यादि चीज़ें जो है और अनुवाद आदि भी शामिल होते हैं। जो नाइरोस्क नॉर्वे की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, 2 आधिकारिक भाषाएं होती हैं जिसमें नाइनोर्स्क जो है एक आधिकारिक भाषा है। फिर क्या क्या मिलता है तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात जानिए कि $1 मिलियन के आसपास पैसा मिलता है। $1 मिलियन के आसपास नहीं, एग्जैक्टली $1 मिलियन मिलता है, और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक साहित्य के इसको माना जाता है। कहा जा रहा है कि 1901 से 2023 तक कुल 116 बार साहित्य के नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। अब तक 120 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लास्ट ईयर जो है फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को जो है 2022 में ये पुरस्कार मिला था, और तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को 2021 में मिला था। तो ये चीज़ याद रखनी है कि 2021 में अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला था जो कि तंजानिया के थे, उसके बाद एनी एर्नॉक्स को मिला 2022 में, और अभी आपको पता है कि जॉन फॉसे को मिला है जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। फिर बात आती है साहित्य के ही रिलेटेड जो पुरस्कार है भारत में, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो कि इसको देती है, उसने नामांकन प्रक्रिया में कुछ बदलाव करने पर कुछ सोच विचार हो रहा है। कहा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है, और प्रतिवर्ष जो है किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में उत्कृष्ट जो साहित्यिक लेख होते हैं उनमें प्रदान किया जाता है। ये संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में भी दिया जाता है। 2 पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेंगे कि 22 भाषाएं जो संविधान में उल्लिखित हैं उनमें दिया जाता है, उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है। इसमें कितना रुपये दिया जाता है? तो टोटल 1 लाख रुपए की धनराशि, 1 शॉल और 1 ताम्र पत्र युक्त मंजूषा, मतलब कि जो कॉपर प्लेट होती है वो दी जाती है। ठीक है, कॉपर प्लेट, अब पता नहीं एग्जैक्टली इंग्लिश क्या है, बट कॉपर प्लेट की एक मोमेंटो दी जाती है, 1 शॉल दिया जाता है, और 1 लाख रुपए। ठीक है, साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संगठन या ऑटोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है, जिसका सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधिकृत जो है पंजीकृत हुआ था। फिर आता है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार।
इसके बारे में भी देख लेते हैं कि अभी 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी का अमृत पुरस्कार दिया गया है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में इसको भी दिया जाता है। ये सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय सम्मान है। या निष्पादन कला के कलाकारों के साथ साथ शिक्षक और विद्वानों को भी दिया जाता है। ठीक है, फिर कहता है कि इसका उद्देश्य है कि 75 वर्ष से अधिक आयु के उन भारतीय कलाकारों को सम्मानित करना जिन्हें अब तक उनके करियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 75 साल तक तो पहले तो बचते नहीं हैं लोग, मतलब अमूमन, लेकिन अगर बच रहे हैं तो उन भारतीय कलाकारों को जिनको कोई अवार्ड आज तक नहीं मिला है उनको ये सम्मान दिया जाना है। इसमें भी जो 1 लाख रुपए की राशि और ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है, सेम वही चीज़ दी जाती है, बस ये भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी के बारे में कुछ पॉइंट है, जैसे आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1953 में स्थापित हुआ था। परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में एक शीर्ष निकाय जो है संगीत नाटक अकादमी है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, स्वायत्त बॉडी है ये। उद्देश्य क्या होता है कि जो भी संगीत, नृत्य, नाट्य रूप में विभक्त भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत का संरक्षण करेंगे, यानी कि जो भारत की विविध संस्कृति है उसका एक तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो लिगेसी है, विरासत है, हेरिटेज है, उसका हम लोग संरक्षण करेंगे और उसके साथ साथ संवर्धन करेंगे। यानी कि पहले तो उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है और दूसरा उसको बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, 2-3 प्रमुख पुरस्कार हैं, इसको छोड़ करके हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 पुरस्कार और हैं, यही पढ़ के आज के लेक्चर हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे। अगला है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी के संस्थापक थे प्रोफेसर गोविंद स्वरूप, इन्हीं के नाम पर मिलता है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इस अवार्ड को देती है और इस बार मिला है प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लीकर, पुणे के जो है ये व्यक्ति हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे कि गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लीकर को मिला हुआ है। ठीक है, दूसरा आता है रमन मैग्सेसे, तो ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कन्नन को 2023 का मिला है। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब होता है कैंसर का उपचार करने वाला जो डॉक्टर होता है उसको ऑन्कोलॉजी विज्ञान, यानी कि कैंसर का विज्ञान जो होता है उसको कहते हैं। तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट है रवि कन्नन, याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रमन मैग्सेसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, किसके नाम पर मिलता है, तो फिलीपींस के जो 7वें राष्ट्रपति थे उनका नाम था रमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर मिलता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो इस बार जो है संयुक्त रूप से 2 लोगों को, डैनियल बैरनबोइम और अली अबू अव्वाद को दिया गया है। तो इसको भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो मिला है वो मिला है आपका डैनियल बैरनबोइम और अली अबू अव्वाद को मिला है। ठीक है, अली अबू अव्वाद किसके द्वारा दिया जाता है, तो 1986 से हर साल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए की धनराशि इसमें प्रदान की जाती है। फिर आता है अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम। ये जो है 6 भारतीय रेस्टोरों को अभी सम्मानित किया गया है अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम से। बात यह है कि ये विदेश में उन रेस्टोरों को सम्मानित करने की शुरुआत है जो भारतीय पाक और जो व्यंजन है परंपरा उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, ICCR ने की, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर एंड रिलेशन, हर साल इसको दिया जाता है। और इसकी स्थापना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ICCR के बारे में मैं बता रहा हूँ, अभी तक जितने भी पढ़े हैं हमने, नोबेल प्राइज़ को छोड़ दीजिए और रमन मैग्सेसे को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही है अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम। ठीक है, अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम कौन शुरू किया था, तो किसके, मतलब जिस संस्था के द्वारा दिया जाता है वो शुरुआत हुआ था, ICCR ने इसकी शुरुआत की थी और उसकी स्थापना किसने की थी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ठीक है, विदेश के साथ जो है सांस्कृतिक संबंध जुड़ा रहा है भारत का, इसलिए ये सारा कुछ चलाया जा रहा था। ठीक है, तो आज का चैप्टर भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुछ भाषा है एक जो कि सुर्खी में रही, जनजातीय भाषा, कुई भाषा का इसमें वो जो है बात किया गया है। तो देखेंगे कि कैसी भाषा है, कहाँ से इसकी ओरिजिनेशन है और भी इलाकों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।